नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। इस वक्त की अहम खबरों के साथ करेंगे बुलेटिन की शुरुआत, लेकिन उससे पहले बात कोविड महामारी से बचाव की। कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के एहतियाती उपायों का संकल्प लें। अपना मास्क अच्छी तरह से पहनें, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही अपने हाथों को बार बार धोएं। और आइए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत मुख्य समाचारों के साथ। पिछले साल के पुलवामा हमले पर विपक्षी दलों के रवैये की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की कड़ी निंदा। कहा, देश अब अपने सपूतों की मौत का शोक मना रहा था, तब कुछ लोग इसमें भी अपना स्वार्थ साध रहे थे। आतंकवाद के बढ़ते खतरे के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से एकजुट होने का किया आह्वान। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को 145वीं जयंती पर राष्ट्र ने किया याद। गुजरात के केवड़िया में आयोजित एकता दिवस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुए शामिल। कहा, मजबूत आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में जुटे 130 करोड़ भारतीय। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को दी श्रद्धांजलि। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी अर्पित किए श्रद्धा सुमन। देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन। कल्याणकारी योजनाओं को सफल बनाने के लिए प्रभावी कार्यान्वयन जरूरी। सुशासन में सुधार के लिए उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की बताई अहम भूमिका। वितरण प्रणाली को कारगर बनाने पर दिया जोर। और कोरोना के खिलाफ जारी है भारत की निर्णायक जंग। 1.5% से नीचे आई कोविड मृत्यु दर। स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा 74 के पार। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 145वीं जयंती पर आज देश भर में उन्हें याद किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने एक जनसभा को संबोधित भी किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की सैकड़ों रियासतों को, राज्य रजवाड़ों को एक करके देश की विविधता के आधार पर भारत को एकजुट करने का काम सरदार पटेल ने किया। उन्होंने हिंदुस्तान को वर्तमान स्वरूप दिया। उन्होंने ये भी कहा कि भारत अपनी संप्रभुता और अस्मिता की रक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार है और एक मजबूत आत्मनिर्भर भारत के लिए 130 करोड़ भारतीय कार्यरत हैं। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर आयोजित एकता समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पुलवामा हमले के बाद जिस प्रकार की राजनीति की गई, वो इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है कि लोग अपने राजनीतिक हितों के लिए किस सीमा तक जा सकते हैं। उस हमले में हमारे पुलिस बेड़े के हमारे जो वीर साथी शहीद हुए, वो अर्धसैनिक बेड़े के ही थे। देश कभी भूल नहीं सकता कि जब अपने वीर बेटों के जाने से पूरा देश दुखी था, तब कुछ लोग उस दुख में शामिल नहीं थे। वो पुलवामा हमले में भी अपना राजनीतिक स्वार्थ खोज रहे थे, अपना राजनीतिक स्वार्थ देख रहे थे। देश भूल नहीं सकता कि तब कैसी कैसी बातें कही गई, कैसे कैसे बयान दिए गए। देश भूल नहीं सकता कि जब देश पर इतना बड़ा घाव लगा था, तब स्वार्थ और अहंकार से भरी भद्दी राजनीति कितने चरम पर थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने आतंकवाद को हमेशा अपनी एकता से, अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से जवाब दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों के प्रति भारत के दृष्टिकोण और सोच में बदलाव आ चुका है। आत्मनिर्भर देश ही अपनी प्रगति के साथ साथ
अपनी सुरक्षा के लिए भी आश्वस्त रह सकता है और इसलिए आज देश रक्षा के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर बनने की ओर बढ़ रहा है। इतना ही नहीं, सीमाओं पर भी भारत की नजर और नजरिया अब बदल गए हैं। आज भारत की भूमि पर नजर गड़ाने वालों को मुंह तोड़ जवाब देने की ताकत हमारे वीर जवानों के हाथ में है। आज का भारत सीमाओं पर सैकड़ों किलोमीटर लंबी सड़कें बना रहा है, दर्जनों ब्रिज, अनेक सुरंगें लगातार बनाता चला जा रहा है। अपनी संप्रभुता और सम्मान की रक्षा के लिए आज का भारत पूरी तरह सज्ज है, प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है, पूरी तरह तैयार है। प्रधानमंत्री ने आतंकवाद के बढ़ते खतरे के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से एकजुट होने का आह्वान भी किया। बीते कुछ समय से दुनिया के अनेक देशों में जो हालात बने हैं, जिस तरह कुछ लोग आतंकवाद के समर्थन में खुल करके सामने आ गए हैं, वो आज मानवता के लिए, विश्व के लिए, शांति के उपासकों के लिए एक वैश्विक चिंता का विषय बना हुआ है। आज के माहौल में दुनिया के सभी देशों को, सभी सरकारों को, सभी पंथों को आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने की सबसे ज्यादा जरूरत है। शांति, भाईचारा और परस्पर आदर का भाव ही मानवता की सच्ची पहचान है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब कश्मीर विकास के नए रास्ते की ओर बढ़ चुका है और उसके विकास में जो बाधाएं आ रही थीं, वो पीछे रह गई हैं। कश्मीर के विकास में जो बाधाएं आ रही थी, उन्हें पीछे छोड़कर अब कश्मीर विकास के नए मार्ग पर बढ़ चुका है। चाहे नॉर्थ ईस्ट में शांति की बहाली हो या नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए उठाए जा रहे कदम, आज देश एकता के नए आयाम स्थापित कर रहा है। सोमनाथ के पुनर्निर्माण सरदार पटेल ने भारत के सांस्कृतिक गौरव को लौटाने का जो यज्ञ शुरू किया था, उसका विस्तार देश ने अयोध्या में भी देखा है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने गुजरात पुलिस, केंद्रीय आरक्षित सशस्त्र बल, सीमा सुरक्षा बल, भारत तिब्बत सीमा पुलिस, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के जवानों की परेड को देखा। इस परेड में सीआरपीएफ की महिला अधिकारियों की राइफल ड्रिल भी शामिल थी। इस मौके पर भारतीय वायुसेना के जगुआर विमानों ने फ्लाई पास्ट भी किया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सरदार पटेल की जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री ने प्रशिक्षु सिविल सेवा के अधिकारियों को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि एक प्रकार से सरदार वल्लभ भाई पटेल ही देश की सिविल सेवा के जनक थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि सिविल सर्वेंट जो भी निर्णय ले वो राष्ट्रीय संदर्भ में हो, देश की एकता अखंडता को मजबूत करने वाले हों, संविधान की मूल भावना को बनाए रखने वाले हों। साथ ही प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि सरदार पटेल ने एक भारत श्रेष्ठ भारत का सपना देखा था और उनका ये सपना आत्मनिर्भर भारत से जुड़ा हुआ था। प्रधानमंत्री ने वोकल फॉर लोकल पर जोर देने के लिए कहा कि देश की
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोक सेवा प्रशिक्षुओं का आह्वान किया है कि वे लोगों के साथ खुद को जोड़ें और जिम्मेदार बने। प्रधानमंत्री आरंभ 2020 के तहत स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए युवा अधिकारियों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार उत्तरदायी है और युवा अधिकारियों को खुद को आम लोगों के साथ जोड़ना चाहिए। स्टील फ्रेम का काम देश को यह एहसास दिलाना भी होता है कि बड़े से बड़ा संकट हो या फिर बड़े से बड़े बदलाव, आप एक ताकत बनकर देश को आगे बढ़ाने में अपना दायित्व निभाएंगे। आप एक फैसिलिटेटर की तरह सफलतापूर्वक अपने दायित्वों को पूरा करेंगे। ये अधिकारी मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी में प्रशिक्षण ले रहे हैं। प्रधानमंत्री ने प्रोबेशनर लोक सेवकों से आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को हासिल करने और लोकल फॉर वोकल को अपनाने की अपील की। आज नवीन, श्रेष्ठ और आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए क्या जरूरतें हैं, वो आपके माध्यम से कैसे पूरी होगी, इस पर आपको निरंतर मंथन करना होगा। साथियों, ये बात सही है कि आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जरूरत है, रिसोर्सेज और फाइनेंसेस की जरूरत है, लेकिन महत्वपूर्ण ये भी है कि इस विजन को पूरा करने के लिए एक सिविल सर्वेंट के तौर पर आपका रोल क्या होगा। जन आकांक्षाओं की पूर्ति में, अपने काम की क्वालिटी में, स्पीड में आपको देश के इस लक्ष्य का 24 घंटे ध्यान रखना होगा। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। प्रधानमंत्री ने देश की पहली सी प्लेन सेवा की भी शुरुआत की। ये सेवा केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट से जोड़ेगी। प्रधानमंत्री ने इससे पहले केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नजदीक वाटर एरोड्रोम का उद्घाटन किया और केवड़िया से अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट तक सी प्लेन में पहली उड़ान भरी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सरदार पटेल की जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री ने प्रशिक्षित सिविल सेवा अधिकारियों को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि एक प्रकार से सरदार वल्लभ भाई पटेल ही देश की सिविल सेवा के जनक थे। और इधर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और गृह मंत्री अमित शाह ने भी सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सरकारी अधिकारियों, सुरक्षा कर्मियों और अन्य को राष्ट्रीय एकता दिवस पर शपथ दिलाई। सरदार पटेल की जयंती पर देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। देश आज लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी 145वीं जयंती पर याद कर रहा है। इस मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सुबह दिल्ली के पटेल चौक स्थित उनकी प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भी सरदार पटेल को पुष्पांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति ने आम नागरिकों से सरदार पटेल के सपने को साकार करने के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस मौके पर सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों और सुरक्षा कर्मियों को राष्ट्रीय एकता दिवस पर शपथ दिलाई। गृह मंत्री अमित शाह ने सरदार पटेल को श्रद्धांजलि देते हुए ट्वीट किया कि सरदार पटेल का लौह नेतृत्व, कर्तव्य निष्ठा और राष्ट्रभक्ति सदैव हमारा मार्गदर्शन करती रहेगी। उन्होंने कहा कि संविधान और सनातन के संतुलन के अद्वितीय प्रतीक सरदार पटेल ने देश के एकीकरण से लेकर सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण तक अपने जीवन का क्षण क्षण भारत में एक राष्ट्र का भाव जागृत करने के लिए अर्पित किया। कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से ऐसे महान राष्ट्रभक्त लौह पुरुष सरदार पटेल के चरणों में वंदन। सरदार पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आज ये संकल्प दोहराए जाने की जरूरत है कि देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा के लिए हम हर पल त्याग और बलिदान को तत्पर रहेंगे। देश भर में सरदार पटेल की जयंती पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। लोगों ने राष्ट्र के निर्माण में उनके योगदान को याद करते हुए श्रद्धांजलि दी। भारत के एकीकरण और राष्ट्र के निर्माण में उनके योगदान को याद किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।
उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भारत को एकता के सूत्र में पिरोने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा, सरदार पटेल एक ऐसे नेता हैं जिनके वो सबसे बड़े प्रशंसक हैं। उपराष्ट्रपति ने आधुनिक भारत के निर्माण में सरदार पटेल के योगदान को याद किया। अपनी फेसबुक पोस्ट के जरिए उपराष्ट्रपति ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के महान योगदान को याद किया और देशवासियों, विशेषकर युवा पीढ़ी से उनकी विरासत को फिर से जीवंत करने और आधुनिक भारत के निर्माण में उनके अद्वितीय योगदान को याद करने का आह्वान किया। उपराष्ट्रपति ने सरदार पटेल की भारत के एकीकरण की उपलब्धि की भी प्रशंसा की। उन्होंने लिखा कि एक महत्वपूर्ण मोड़ पर सरदार पटेल ने भारत की क्षेत्रीय एकता और अखंडता की रक्षा के लिए अपनी दूरदर्शिता, सरलता, कौशल, अनुभव और धैर्य का इस्तेमाल किया। उन्होंने अपनी चतुराई, बातचीत, परामर्श और सावधानी पूर्वक योजना बनाकर सभी रियासतों का भारत में विलय कराया। गृह मंत्री के रूप में सरदार पटेल को देश की आंतरिक स्थिरता को बनाए रखने के लिए लौह पुरुष की उपाधि से विभूषित किया गया। उपराष्ट्रपति ने अखिल भारतीय सिविल सेवा के निर्माण में सरदार पटेल के विशेष योगदान को भी याद किया। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल ने भारत में मजबूत स्तंभ के रूप में इन सेवाओं की कल्पना की थी जो देश की एकता और अखंडता की रक्षा करेंगी। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल ने प्रशासन में सेवा के लिए अधिकारियों को साझेदार माना और उनसे ईमानदारी के उच्चतम मानकों को बनाए रखने की अपेक्षा की। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने सरदार पटेल के मातृभूमि के लिए प्रेम, नेतृत्व क्षमता, सादगी, ईमानदारी, जमीन से जुड़ाव, समस्याओं के समाधान के लिए व्यवहारिक दृष्टिकोण, बुद्धिमत्ता, अनुशासन और कौशल क्षमता को हर भारतीय के लिए प्रेरणा स्रोत बताया और सरदार पटेल के सपनों को साकार करने के लिए मिलकर काम करने और उनके विचारों को अपनाने की अपील की। उपराष्ट्रपति ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन और उनके योगदान से हर बच्चे को परिचित कराना चाहिए। प्रत्येक सिविल सेवक को उनके भाषणों को अवश्य पढ़ना चाहिए और राजनेताओं को भी सरदार पटेल के महान गुणों को अपनाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आम लोगों की जरूरतों के लिए प्रभावी जवाब के लिए कार्यान्वयन और वितरण प्रणाली को सुधारने और सुव्यवस्थित करने पर जोर दिया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की जनरल बॉडी की 66वीं वार्षिक बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार लोगों के कल्याण के लिए नीतियां बनाती है, लेकिन इन नीतियों का प्रभावी अमल जरूरी है। उन्होंने सुशासन को निचले स्तर तक पहुंचाने पर जोर दिया। उपराष्ट्रपति ने इस मौके पर सरदार पटेल को याद किया। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की जनरल बॉडी की 66वीं वार्षिक बैठक की अध्यक्षता की। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि आज लोगों की जरूरतों के लिहाज से सेवाओं, न्याय और प्रशासन के ढांचे में प्रतिक्रिया देने के तरीके में बदलाव जरूरी है। Ultimately, it is the implementation and delivery system that needs to be refined and streamlined to make the policy changes a reality. This is the change India is looking for today. Change in the delivery of services, change in the delivery of justice, change in the way of governance structures, respond to the felt needs of the common people. That is the need of the hour. उपराष्ट्रपति ने कहा कि सरकार लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने और विकास को तेजी से बढ़ाने के लिए नीतियां और कार्यक्रम बना रही है। प्रशासनिक अधिकारियों और पेशेवरों की जिम्मेदारी है कि वो इनका प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करें। The government led by Prime Minister Narendra Bhai has been making policies and designing programs that are intended to improve the quality of life of people and make people's life happy and comfortable by fast-tracking India's development. However, the effective implementation of these policies and programs by administrative leaders and professionals is very critical. The practitioners of public administrators and public policy analysts have a great role to play in sharing insights on what has worked well and what has not, so that the implementation can be made more effective on ground.
उपराष्ट्रपति ने वर्तमान और उभरती चुनौतियों के मद्देनजर आईआईपी की कार्यकारी परिषद की ओर से उठाए जा रहे कदमों की तारीफ की और देश में सुशासन में सुधार के लिए आईआईपी की अहम भूमिका बताई। Indian Institute of Public Administration, as a premier institution dedicated to the theory and practice of public administration, must, in my view, play a pivotal role in bringing about this change. I am happy to note that even in this COVID-19 pandemic and lockdown, IIP has continued its activities by transforming itself into a digital institute by creating digital infrastructure such as 7 VC and digital classrooms for the conduct of online training programs. It is heartening that IIP has now launched its new website, which is more comprehensive, dynamic and having interactive features. उपराष्ट्रपति ने आईआईपी लाइब्रेरी में देश के पहले गृहमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल की प्रतिमा सभी के लिए एक प्रेरणा के रूप में काम करेगी। उपराष्ट्रपति ने केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के आईआईपीए के कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष का पदभार संभालने पर बधाई दी। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने आईआईपीए के पूर्व अध्यक्ष टीएन चतुर्वेदी को भी श्रद्धांजलि दी, जिनका इस साल जनवरी में निधन हो गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की आज पुण्यतिथि है। इस मौके पर पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को देश याद कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने इंदिरा गांधी मेमोरियल पहुंचकर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। राहुल गांधी ने भी अपनी दादी और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर ट्वीट कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इंदिरा गांधी का जन्म 19 नवंबर 1917 को इलाहाबाद में हुआ था। 1966 से 1977 तक इंदिरा गांधी लगातार 3 बार देश की प्रधानमंत्री रहीं। इसके बाद 1980 से 1984 तक उन्होंने चौथी बार प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाली। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश के रूप में आज 1 साल पूरे हो गए। राज्य पुनर्गठन कानून लागू होने के 1 साल के भीतर जम्मू कश्मीर में तेजी से विकास और बदलाव हुए। पिछले 1 साल में आतंकवाद, अलगाववाद और भ्रष्ट नेताओं के चंगुल से निकलकर जम्मू कश्मीर और लद्दाख शांति और विकास के रास्ते पर चल पड़ा है। 1 साल पहले जब केंद्र सरकार ने ऐतिहासिक, साहसिक और दूरदर्शी फैसले लेते हुए जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 के तहत जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया, तभी यह साफ हो गया था कि दशकों से विकास के एक क्षेत्र में पिछड़े इन इलाकों में शांति, प्रगति और समृद्धि की एक नए युग की शुरुआत होगी। केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद जम्मू कश्मीर में सुरक्षा ही नहीं, प्रशासनिक मोर्चे पर भी मजबूती मिली। प्रदेश में विकास की रफ्तार तेज होने के साथ भ्रष्टाचार पर भी नकेल कसी गई। केंद्र शासित बनने के 1 साल के दौरान जम्मू कश्मीर में कई कानून खत्म हो गए, केंद्र के कानून लागू हुए। नागरिकता और भूमि स्वामित्व कानून समेत कई नियमों में बदलाव किया गया। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू होने से जम्मू कश्मीर में पहली बार जिला विकास परिषद के गठन का रास्ता साफ हुआ। सरकार ने जम्मू और श्रीनगर में एम्स की तर्ज पर संस्थान खोलने और 7 मेडिकल कॉलेज खोलने को भी मंजूरी दी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला अंतर संसदीय संघ की गवर्निंग काउंसिल के 206वें सत्र में भारतीय संसदीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे। ये सत्र 1 से 4 नवंबर तक वर्चुअल तरीके से आयोजित किया जाएगा। वर्चुअल सेशन में इलेक्ट्रॉनिक गुप्त मतदान के माध्यम से आईपीयू के नए अध्यक्ष का चुनाव होना है। आईपीयू के नए अध्यक्ष का कार्यकाल 2020 से 2023 होगा। आईपीयू अध्यक्ष के चुनाव के लिए 4 उम्मीदवार मैदान में हैं। गवर्निंग काउंसिल के वर्चुअल सत्र से पहले एशिया प्रशांत भू राजनीतिक समूह आईपीयू की एक वर्चुअल बैठक शुक्रवार को आयोजित की गई थी, जिसमें 36 देशों ने हिस्सा लिया। राज्यसभा सांसद स्वपन दास गुप्ता और महासचिव स्नेहलता श्रीवास्तव बैठक में शामिल हुए।
दरअसल गवर्निंग काउंसिल अंतर संसदीय संघ यानी कि आईपीयू का एक मुख्य नीति निर्माण निकाय है। आईपीयू के अध्यक्ष के चुनाव की जिम्मेदारी भी गवर्निंग काउंसिल की होती है। और बिहार में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का प्रचार अभियान कल शाम थम जाएगा। दूसरे चरण में 17 जिलों की 94 सीटों के लिए 3 नवंबर को मतदान होगा। एनडीए समेत विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता मतदाताओं को लुभाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। राज्य भर में चुनाव सभाओं और रोड शो का आयोजन किया जा रहा है। जेडीयू अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज भी विभिन्न क्षेत्रों में चुनाव प्रचार किया। नीतीश कुमार की सिमरी, बख्तियारपुर, सोनबरसा, बेलदौर, गोपालपुर समेत कई विधानसभा क्षेत्रों में जनसभाएं हुई। इस दौरान नीतीश कुमार ने एनडीए शासनकाल में बिहार के विकास के लिए किए गए काम गिनाए और लोगों से एनडीए उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान की अपील की। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी बिहार चुनाव प्रचार में जुटे हैं। आज उन्होंने हाजीपुर में रोड शो किया। हाजीपुर के कुतुबपुर में विधानसभा चुनाव को लेकर जेपी नड्डा ने एनडीए की बैठक को संबोधित किया। सोनपुर में आयोजित एक जनसभा के दौरान बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि सत्ता में वापसी पर केंद्र और राज्य सरकार मिलकर आत्मनिर्भर बिहार बनाएंगे, जहां पे लोग खुद का कारोबार करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि मखाना, मत्स्य पालन जैसे उद्योगों को यहां पर बढ़ावा दिया जाएगा। इधर विपक्षी दल भी चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंके हुए हैं। महागठबंधन की अगुवाई कर रहे आरजेडी नेता तेजस्वी यादव भी आज कई विधानसभा क्षेत्रों में प्रचार अभियान में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि इस बार का चुनाव जनता बनाम नीतीश सरकार का चुनाव है। और देश में कोरोना से होने वाली मृत्यु दर घटकर 1.5% से नीचे आ गई। वहीं भारत में प्रति मिलियन आबादी पर मृतकों की संख्या भी अब काफी कम होकर 88 रह गई। सरकार ने कहा है कि देश में कोविड-19 से ठीक होने की दर बेहतर होकर 91.34% हो गई है। पिछले 24 घंटे में 59,000 से अधिक कोविड मरीज स्वस्थ हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि अब तक इस संक्रमण से 74,32,000 से अधिक रोगी ठीक हो चुके हैं। कुल संक्रमित लोगों में से केवल 7.16% का ही इलाज चल रहा है। इस समय 5,82,000 सक्रिय मामले हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में 48,268 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। इसके साथ संक्रमित लोगों की संख्या 81,37,000 से अधिक हो गई है। इस समय देश में कोरोना से मृत्यु दर 1.49% है, जो विश्व के अधिकांश देशों की तुलना में काफी कम है। पिछले 24 घंटे में 551 मरीजों की मृत्यु के साथ इस संक्रमण से अब तक 1,21,641 लोगों की मौत हो चुकी है। आईसीएमआर के अनुसार पिछले 24 घंटे में 11,64,000 से अधिक कोविड नमूनों की जांच की गई। अब तक 10,77,00,000 से अधिक नमूनों की जांच हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन चलते चलते एक बार फिर से आपसे अपील। कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। त्योहारों के मौसम में भी आप हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के एहतियाती उपायों का संकल्प लें। अपना मास्क अच्छी तरह से पहनें, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही हाथों को बार बार धोएं। नमस्कार।